बख्तियार ने शाजिया को बालों से पकड़कर घसीटा और अंदर की जानिब बढ़ा। वो उससे अपना आप छुड़वा रही थी, बुरी तरह चिल्ला रही थी, मगर बख्तियार पर तो जैसे कोई जुनूनी सी कैफियत सवार थी। उसने उसे लाउंज में लाकर धक्का दिया तो वो दूर जा गिरी। बीजान अपने कमरे से घबराकर भागती आई थी और जमान, जो कुछ देर पहले ही सोने लेटे थे, उस दोपहरी में उठकर आनन फानन चश्मा लगाते कमरे से बाहर निकले। अमल भी जीनों से तेज़ी के साथ उतरती नीचे आ रही थी। आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? हाँ, वो जो सब मेरे भाई ने किया उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, फिर मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? शाजिया उस पर चीखी तो बख्तियार बिगड़ते चेहरे के साथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। अमल बेसाख्ता उनके दरमियान है। ये आप क्या कर रहे हैं भाजी? इंसानियत की आखिरी हदों से भी गिरना चाहते हैं क्या आप? जो इसके भाई ने किया सो किया, उसकी सज़ा भाभी को नहीं दे सकते आप? इन्हें सज़ा देने का कोई जवाब नहीं है आपके पास। उसने बख्तियार के सीने पर पूरी कुव्वत से जोर डालकर उसे पीछे धकेला था। जमान ने भी एक गरजदार आवाज़ में तंबीह की, बख्तियार, इंसान का बच्चा बन, अपनी नज़रों में इस कदर ना गिर के फिर उठना अजाब हो जाए। अमल ने झुक कर रोती शाजिया को हाथ देकर उठाया, लेकिन बख्तियार यकदम आगे बढ़ा। मैं कहता हूँ कि अभी के अभी दरमियान से हट जा अमल, मुझे इससे हिसाब लेने दे। उसने अमल को हाथ से खींचकर एक तरफ किया, लेकिन वो फिर से उनके दरमियान आ गई। बीजान ने भी शाजिया को सहारा देकर पकड़ रखा था। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बिखरे बाल, आधा नीचे को झूलता दुपट्टा और हिचकियों से रोती। वो गैर रोती हालत के साथ सहम कर बख्तियार के बिगड़े तेवर देख रही थी। भाजी, आप क्या कर रहे हैं? जो इसके भाई ने किया आप भी तो वही कर रहे हैं ना? होश में आए खुदा के लिए। बख्तियार ने यकदम तैश में आकर अमल पर हाथ उठाया ही था कि अगले ही पल किसी ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। बख्तियार ने चौंक कर पीछे देखा। जब बात करने नहीं आती तो बात किया भी मत करो। घर की औरतों पर हाथ उठाकर कौन सी मर्दानगी है जो साबित करना चाह रहे हो तुम? और तुम्हें इतना हक किसने दिया हाथ उठाने का? वो वही था कि जिसकी आवाज़ सैकड़ों मर्दों में मुमताज़ हुआ करती थी। अमल ने चौंक कर आंखें खोली। वली ने आराम से बख्तियार के सुर्ख भभूका चेहरे को देखा और उसे पीछे को धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे हुआ, फिर चंद कदम चलकर झुका और ज़मीन पर गिरा शाजिया का दुपट्टा उठाया, उसे अमल के हाथ में दिया। कमरे में ले जाए इन्हें बीबी। अमल ने इस बात में सर हिलाया और होले होले कांपती शाजिया को लिए कमरे की जानिब बढ़ गई। वो बख्तियार की तरफ पलटा। क्या करना चाह रहे हो तुम? जिसने ऐसी घटिया हरकत की, हिसाब जाकर उससे लो ना, कि किसी ऐसे पर अपना गुस्सा ना उतारो जो इसका मुस्तहिक ना हो। मुझे तुमसे डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बीवी है वो मेरी, मैं उसे किसी तरह की भी सज़ा दूँ, इससे तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए। उसकी सुर्ख अंगारा आंखें देख वली बेतरह चौंका। ये आंखें किसी नशे के ज़ेरे असर लगती थी। कहाँ थे तुम कल सारी रात? उसके पूछने पर जमान, जो बख्तियार की जानिब बढ़ ही रहे थे, चौंक कर रुक गए। बीजान भी ठहर गई। बख्तियार के लड़खड़ाते कदम बेसाख्ता पीछे हटे। देख लूँगा मैं तुम्हें भी और उस हाशिम को भी देख लूँगा मैं। पसीने से शराबूर होता वो बाहर की जानिब बढ़ा। जमान, जो उसके पीछे जाने लगे थे, वली ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने फिक्रमंदी से उसे देखा। ये कहाँ था सारी रात वली? उनकी आवाज़ कांप रही थी। वली ने उन्हें कंधों से थाम कर उनकी आंखों में देखा। कहीं भी नहीं सरदार बाबा, शायद मुझे गलतफहमी हुई है। वो उन्हें मज़ीद कुछ भी बताकर तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करना चाहता था। उन्होंने थकन ज़दा सी सांस खारिज की। मैं बूढ़ा हो गया हूँ वली, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैंने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए। इसके कदमों की लर्जिश बता रही है कि वो कल सारी रात कहाँ रहा। उसने गहरा सांस लेकर उनके कंधों से हाथ हटाए, फिर बीजान की जानिब पलटा, मुस्कुराकर उन्हें देखा। वो उसके ऐसे मुस्कुराने पर निहाल ही तो हो गई। कैसी हैं आप भी? मैंने इन सारे दिनों में आपके हाथ के खाने को बहुत याद किया हॉस्पिटल में। वहाँ तो मुझे अस्कर के हाथ का बना अजीब सा खाना खाना पड़ता। बीजान उसकी बात पर नम आंखों से हंसती। पीछे खड़े जमान भी आंखों की नमी साफ करते बेसाख्ता मुस्कुराए। उस शख्स से लड़के को नर्म बातें करना भी आती थी। अभी लाती हूँ, तू बैठ, आराम कर। जख्म कैसा है अब हाथ का? बहुत बेहतर है पहले से। उसके कहने पर उन्होंने मुस्कुराकर उसके चेहरे पर हाथ फेरा, फिर अपनी नज़रों से उसकी नज़र उतारती किचन की जानिब बढ़ी। वो जमान के बुलाने पर उनके साथ लाउंज पे आ बैठा। कहाँ चले गए थे तुम? अपने दोस्त के पास था सरदार बाबा। जख्मी थे तुम, कितना रोका मैंने तुम्हें, मगर मजाल है जो तुम अपनी जिद से बाज आ जाओ। उनकी नर्म सी डांट पर उसने मुस्कुराकर सर झुकाया था। जमान को वो पुरसकून लगा, गैर मामूली सा पुरसकून। उसके सकून ने जमान को ज़रा बेसकून किया।
वली अहमद उन्हें बदला हुआ लग रहा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सबके पीछे उस हाशिम का हाथ है? ज़मान के सवाल पर उसने संजीदगी से चेहरा उठाया। मैं उससे खुद डील करना चाहता था सरदार बाबा। वो एक बहुत ख़तरनाक और शातिर इंसान है। हर कोई उसके साथ मुकाबले पर नहीं जा सकता, लेकिन उसे तो पुलिस ले गई है गिरफ्तार करके। मुश्किल ही होगा उसका अब जेल से निकलना। वली ने उनकी बात पर तल्खी से सर झटका। आज ही रिहा हो जाएगा वो सरदार बाबा, और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि वो कैसे रिहा होगा। ज़मान ने परेशानी से माथा मसला। फिर मैं तो उसे इतना बड़ा जुल्म करके दंदनाता हुआ नहीं देख सकता वली। कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ कुछ आदमियों को। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं सरदार बाबा। इन सब बातों को मैं पहले ही तय कर चुका हूँ। और वो क्या है? उसी पल बीजान ने उसे किचन में आवाज़ दी। उसने मुस्कुराकर सामान को देखा। बीजान बुला रही हैं। उनके बुलाने पर नहीं गया तो जानते हैं ना क्या होगा। उनके सवाल को आराम से डॉज करके वो अब किचन की जानिब बढ़ रहा था। ज़मान ने सोचती नज़रों से उसकी चौड़ी पुश्त को देखा। वली अहमद हमेशा की तरह उन्हें आज भी समझ नहीं आ रहा था। उसी पल अमल शाजिया के कमरे से निकलकर किचन की जानिब गई। बीजान वो बीजान के साथ खड़ा बातें कर रहा था। उसकी आवाज़ पर बीजान समेत पलटा। उसकी नज़र उससे पल भर को उलझी। हाँ, क्या हुआ? बीजान ने ताज़ा बने सालन की आंच बंद करके उसे देखा। भाभी बुला रही हैं आपको, उसने कहा और जल्द अज जल्द किचन से जाने को पर तोलने लगी। उसकी चंद दिनों की खैर मौजूदगी के बाद वो हमेशा उसके सामने नर्वस हो जाया करती। वली ने संजीदगी से रुख फेरा। उसकी हिचकिचाहट उससे भला कहाँ छुपी रह सकती थी। अच्छा इधर आओ, ज़रा ये वली को खाना निकाल दो, मैं देखूं शाजिया क्या कह रही है। नहीं नहीं, वो उन्हें रोकना चाह रही थी लेकिन बेसूर। बीजान किचन से निकल कर गई तो अंदर अजीब सा एहसास तहलील होने लगा। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर रैक से एक प्लेट उठाई और जल्दी जल्दी खाना निकालने लगी। वली खामोशी से टेबल के गिर्द लगी कुर्सी पर जा बैठा। हाफ बंधे बालों को हाले में दमकता चेहरा लिए उसने झुकी नज़रों के साथ खाना उसके सामने रखा तो वली ने उसे बस एक नज़र देखा। दिल रुकने लगा। शुक्रिया। उसके खाना लगा कर देने पर उसने लिया दिया सा शुक्रिया कहा तो अमल पलटते पलटते रुक सी गई। उसके रुक जाने पर उसने नज़रें उठाकर उसे देखा। वो टेबल पर रखे उसके हाथ की पुश को देख रही थी। उसने भी उसकी निगाहों के ताक़ुब में अपने हाथ की जानिब देखा और फिर जल्दी से हाथ टेबल से हटाए। लेकिन अमल उसके दोनों हाथ की ज़ख्मी जिल्द को देख चुकी थी। आप मेरी वजह से बहुत ज़ख्मी हुए हैं, आई एम सॉरी। शहद रंग आंखों में चमकता मध्यम सा पानी वली को अजियत देने लगा। क्या ये लड़की जानती थी कि वो कितनी खूबसूरत थी? उसे क्या पता नहीं था कि वो ऐसे बराह रास्त देखकर उसे आजमाइश में डाला करती थी। उसने बेसाख्ता उसकी नज़रों से नज़रें चुराई, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ऐसी कोई बात नहीं है बीबी, ये छोटे मोटे ज़ख्म तो लगते ही रहते हैं, नॉर्मल सी बात है। और ये आपकी वजह से नहीं लगे, मेरी अपनी लापरवाहियों का नतीजा है ये। अमल उसके पहलू बचाने पर ज़ख्मी सा मुस्कुराई। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं आपका सबसे गहरा ज़ख्म बनती जा रही हूँ। उसकी बात पर उसने चौंक कर झुका सर उठाया। क्या कह गई थी ये लड़की? क्या कह रही थी? उसके दिल पर ज़ख्मों के निशान गहरे होने लगे। आती जाती सांसों के साथ अजियत रगों में तहलील होने लगी। ना चाहते हुए भी निस्वारी आंखों के कांच में सुर्खी उतरने लगी। ऐसी बात नहीं है अमल बीबी, मुझे तो हमेशा से ऐसी ही बात लगती है वली। वही दूबदू जवाब देने वाली लड़की फिर से उसकी हिचकिचाहट पर गालिब आने लगी। आप खुश रहेंगी बीबी, आपके काबिल नहीं हूँ मैं, कभी भी आपके काबिल नहीं था। ज़िंदगी के कई साल भी इसी तरह खिदमत करता रहूं तब भी आपके काबिल नहीं हो सकूंगा। समझे मेरी बात को, जिद मत किया करें। उसने जैसे इल्तजा की थी उससे। अमल की आंख से आंसू फिसला। खाना ठंडा होने लगा और जज्बात उबलने लगे। मैंने कब जिद की है वली, मैंने कब जिद की है वली? और आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मैं? आजमाइश में डाल रही हैं मुझे, ऐसे मत करें। और जिस आजमाइश में आपने मुझे डाला है वली, उस आजमाइश का क्या करूं मैं? तकलीफ अब सिवा होने लगी। उधड़े जख्मों से खून रिसने लगा। आंखों में जमता नमकीन पानी मंजर धुंधलाने लगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी मत मांगे। माफ़ी मांगकर मेरी ज़िंदगी भर की पाकीज़ा सी चाहत को दागदार मत करें वली। आप ये हक नहीं रखते, आपको किसी ने ये हक नहीं दिया। अमल बीबी, लेकिन अमल ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया। वो बेसाख्ता रुका। अमल की आंखों से फिसलते आंसू शीशे की टेबल पर रखे उसके हाथ की पुष्ट पर कतरा कतरा गिरने लगे। बीबी, नहीं वली, अब सब खत्म हो गया। आपने मुझे खो दिया वली। अब तक मैं इसी उम्मीद में थी कि आप मुझे किसी और का नहीं होने देंगे। आप मुझे हमेशा की तरह किसी भी तारीख कोठरी से बचाने आ जाएंगे। लेकिन वली, मुझे लगता है कि अब मुझे हकीकत का सामना कर लेना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा मुझे बचाने नहीं आएंगे। उसने कहकर उबलती सिसकियों को मुंह पर हाथ रखकर रोका।
फिर भागती हुई किचन से निकलती गई। वो वैसे ही सुन सा बैठा रह गया। अपने हाथ पर गिरे उसके आंसू न जाने क्यों दहकने लगते थे। उसके हलक में कांटे उगने लगे। खाने को देखकर दिल उब गया। आहिस्ता से टेबल से उठते उसने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जो उसके और अमल के हक में बहुत बेहतर था। एक ऐसा फैसला जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हाँ, एक ऐसा फैसला। आने वाले वक्त के गिरते आंसुओं की नमी कोई भी महसूस कर सकता था, क्योंकि जिंदगी तो आज भी उतनी ही जालिम थी जितनी कई साल पहले थी। हाशिम जेल से रिहा होकर आ गया था, लेकिन हवेली में कदम रखते उसे अजीब सा अंधेरा महसूस हुआ। एक ऐसा अंधेरा जो अब तमाम कुमकुमों को रोशन करने पर भी उस हवेली में नहीं आ सकता था। निगार बेगम खंडर होता वजूद लिए किचन में अकेली बैठी खाना खा रही थी। किसी आहट पर चौंक कर पीछे देखा तो धक से रह गई। फिर भागती उसके पास आई। तू कहाँ चला गया था हाशिम? तेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बेटा। और शाजिया, बख्तियार शाजिया को मारता हुआ लेकर गया यहाँ से। हाशिम, तूने तूने क्या किया अमल के साथ? तेरी एक नहीं दो दो बहनों का घर है वो। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है तू बेटे? उसके साथ लगी रोती हुई वो जैसे सारे ज़माने का गम रो रही थी। हाशिम ने मुस्कुरा कर उन्हें साथ लगाया। कुछ नहीं होगा माँ जी, हाशिम आ गया है ना, अब सब ठीक कर लेगा। और रहे वो लोग जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को ऐसा रंग दिया, उन्हें तो मैं देख ही लूँगा। तू फिक्र मत कर, किसी का भी घर ख़राब नहीं होने दूंगा मैं। देख लूँगा मैं एक एक को। निगार उसके साथ लगी बेतहाशा रोई जा रही थी, और वो धीरे धीरे दूर किसी गैर मर्रई नुक्ते को चुभती निगाहों से देखता। अपने जहन में एक बार फिर से खूनी खेल तरतीब देने लगा। रात अपने कमरे में आकर बैठते उसने सुकून से राजा को फ़ोन किया और फिर रॉकिंग चेयर पर झूलता दूर जाते फ़ोन को सुने गया। क्या हुआ जो वली ने एक जोगी को पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था? उसने तो ऐसे हज़ारों जोगी पाल रखे थे, वली उन सबको हरगिज़ नहीं पकड़ सकता था। एक बार फिर से जिंदगियां खींचने का हुक्म देकर अब वो बहुत आरामदेह अंदाज में कुर्सी पर झूलने लगा। दूसरी जानिब उसी लम्हे सफ़ेद हवेली में अर्जुमंद और नाजिया फूलों, फलों और खुशबुओं से लदी भदी दाखिल हुई। आज उन्हें अमल को रस्म हिना से पहले वाला जोड़ा देना था। उसके साथ उसके लिए और घर वालों के लिए बेशतर तोहफ़े भी थे। उनके आ जाने से एकदम मुरझाई हुई सफ़ेद हवेली में हलचल मच गई। लाउंज में आज ढोलकी रखी गई थी, जिसके लिए लड़कियां भी वो अपने साथ ही लेकर आई थीं। नफीस की खालाएं भी साथ ही थीं। अजीब सी रौनक का समा था। जगमगाते कुमकुमों में जैसे किसी के आंसुओं की नमी महसूस हुई। वली अपने कमरे से बाहर निकला। निगाह एक पल को लाउंज की जानिब उठी तो पत्थर का हो गया। नफीस की खालाएं अब अमल को दरमियान में बिठाए उसकी बलाएं ले रही थी, उस पर से पैसे वार रही थी। कह कहे खुशगपियाँ, क्या कहीं उसकी कोई गुंजाइश रह गई थी? उसने बेतहाशा दर्द करते दिल के साथ कदम लॉन की जानिब फेरे। दूसरी जानिब जाते फ़ोन को भी कान पर लगाए वो साथ साथ सुन रहा था। क्या तुम्हारी शहर में रहकर काम करने वाली ऑफ़र अब तक वैलिड है अस्कर? और एक फ़ैसला था कि जिसे अमली जामा पहनाने का वक्त आ चुका था। 2 दिन हो गए थे उसे डेरे से अपना सामान समेटते, और सारा डेरा, उसमें काम करते लोग और दरो दीवार सब जैसे उसके जाने पर उदास थे। नवाज भी खामोशी से उसके साथ सामान समेट रहा था। एक दो बार वली के संजीदा चेहरे को भी वो देख लेता, लेकिन वहाँ किसी भी किस्म का कोई अफसोस, कोई मलाल न था। वो यहाँ से जाने पर खुश था या नहीं, लेकिन वो मुतमईन ज़रूर था। हाँ, इतना अंदाज़ा तो नवाज कर सकता था। अमल की शादी में बस एक हफ्ता रह गया था। हवेली में ढोलकी रखी जाने लगी और बिलाशुबा वो घर शादी का घर ही लगने लगा था। उसने फाइल समेट कर एक जानिब को शेल्फ में रखी और जैसे ही पलटा नवाज को देख बेसाख्ता रुका। आप क्यों जा रहे हैं यहाँ से? वो बहुत दिल गिरफ्तगी से पूछता, उससे गहरा सांस लेने पर मजबूर कर गया। बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, लेकिन सरदार बाबा यहाँ आपके बगैर बहुत तनहा हो जाएंगे। वली सर, आप उनको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। वो आपका यूं जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नवाज बस उसे रोक लेना चाहता था, लेकिन वली के वजूद पर जमा अटल सा तासुर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था। उसने हाथ रोककर एक पल को नवाज की जानिब देखा। और अगर मैं यहाँ रुक गया तो तुम नहीं जानते कि कितना नुकसान होगा नवाज, इसीलिए मुझे मत रोको। मैं मज़ीद यहाँ नहीं ठहर सकता, मजबूर हूँ मैं जानता हूँ आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। उसके बचकाना से जवाब पर वली उदासी से मुस्कुराया। इंसान तो वाकई नहीं कर सकते नवाज मुझे मजबूर। मैं जानता हूँ कि आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। उसके बचकाना से जवाब पर वली उदासी से मुस्कुराया। इंसान तो वाकई नहीं कर सकते नवाज मुझे मजबूर, लेकिन इंसानों के ऊपर एक और भी ताकत होती है जिसे हम कुदरत कहते हैं। वो हमसे बहुत से ऐसे काम करवा लेती है जो इंसान नहीं करवा सकता कोई।
मैं भी उसके सामने बेबस हूँ। लेकिन वली सर, नवाज़ जो मैंने कह दिया वो तुमने सुन लिया। उसकी नर्म सी तंबीह को वो बखूबी समझता था, इसलिए खामोशी से उसके साथ सामान समेटने लगा। सरदार बाबा को बता दिया आपने? कुछ देर बाद उसने फिर से हिम्मत करके सवाल किया तो वली के चलते हाथ रुक से गए। एक बहुत मुश्किल मरहला तो रहता ही था। आज बता दूंगा उनको भी। लेकिन शहर में आप करेंगे क्या? मेरे दोस्त के वालिद प्लॉटिंग का काम करते हैं, उनके साथ ही काम करूंगा। बहुत बड़ी फर्म चलाते हैं वो, मुझे भी जॉब मिल ही जाएगी। उसने फाइल्स को एक जानिब रखा और टेबल से मोबाइल उठाकर टाइम देखा, फिर कुछ सोचता हुआ नवाज़ की जानिब मुड़ा। मुझे कुछ काम है नवाज़, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। नवाज़ पलटा भी कि उससे पूछे कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो तेज़ी से बाहर निकल गया था। उसके ऑफिस की हर चीज़ जैसे उदासी की गहरी छाप के ज़ेरे असर लगती थी। हर चीज़ पर उसका लम्स था, हर चीज़ पर उसका निशान साफ था। नवाज़ ने भारी होते दिल के साथ एक बार फिर से सामान समेट कर एक जानिब को रखा। उसने हाशिम के ढेरे की जानिब गाड़ी बढ़ाई थी। आज उसके अंदाज में बेसकूनी नहीं थी, ना ही बेचैनी थी और ना ही इज़्तिराब का शाइबा था। चेहरे पर बस वहाँ खामोशी सी थी, बस गहरी और थका देने वाली भयानक खामोशी। आधे घंटे का सफ़र तय करके अब वो गाड़ी को उसके डेरे के आगे रोक रहा था। एक नज़र उसके डेरे को देखा और फिर सर्द मुस्कुराहट लिए गाड़ी से निकला। आज वो अपने पुराने हुलिये में ही था। स्याह कमीज शलवार पर भूरी शॉल गर्दन के गिर्द लपेटे, खूबसूरत और सालिम। डेरे पर काम करते बहुत से लोगों ने उसे गर्दनें घुमा घुमा कर देखा। हाँ, वो था ही इतना सहरंगेज। उसे किसी और हैसियत से भी जानते थे कुछ लोग, और कुछ को उसके बारे में खासी मालूमात कुछ उसे किसी और हैसियत से भी जानते थे और कुछ को उसके बारे में खासी मालूमात भी थी कि वो हाशिम से मुकाबला करने वाला एक जुर्रतमंद और अक्खड़ सा आदमी है। उसने सबको नज़रअंदाज करते हुए कदम आगे की जानिब बढ़ाए। राहदारियों में भी लोग उसे रुक रुक कर देखते थे। उसने परवाह किए बगैर हाशिम के ऑफिस के निकलते शहीर को देखा। शहीर उसे देखकर यकदम अलर्ट हुआ। जाकर बता दो अंदर के वली आया। उसने सकून से हवन्नक बने शहीर को देखा तो वो बेसाख्ता अंदर पलटा। कुछ ही देर बाद वो बाहर निकला तो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, जिसका मतलब था कि वो अंदर जा सकता है। उसने गहरा सांस लिया और अंदर बढ़ा। हाशिम अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा झूल रहा था। उसे देखकर मुस्कुराया। वली भी मुस्कुराया था। फिर उसके मुकाबिल लगी कुर्सी पर टांग चढ़ाता बैठा। कैसे हो? पहल हाशिम ने की थी। ठीक, तुम कैसे रहे जेल में? हाशिम ने उसकी बात पर नाक से मक्खी उड़ाई। जेल तो मेरा दूसरा घर है। तुम भी क्या बात करते हो वली? वली ने उसकी बात से इत्तफाक करते सर हिलाया। कैसे आना हुआ? उसने मुस्कुरा कर पूछा था, लेकिन आंखें, उसकी स्याह आंखें वली को देखकर दहक रही थी। दूसरी जानिब वली का भी चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखों में जमा बर्फीला सा तासुर सब कुछ जमाने का था। हाँ, वो एक दूसरे का अक्स थे। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने आया हूँ हाशिम। एक ऐसी कहानी जो तुम्हें सुननी चाहिए। एक बहुत दिलचस्प कहानी जिसका तुम्हारे साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। उसकी बात पर वो दिलचस्पी से आगे को हुआ। और क्या है वो कहानी? वली की मुस्कुराहट बस एक लम्हे को गहरी हुई। क्या तुम जानते हो हाशिम कि तुम भी मेरे जैसे हो? वो नासमझी से पीछे को हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम और मैं दोनों, हम दोनों एक जैसे हैं। हर लफ्ज़ पर जोर देता वो उसे ताश दिला गया। क्या बकवास कर रहे हो? इसमें बकवास कुछ भी नहीं है हाशिम। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक नाजायज़ बच्चे की कहानी। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो हराम रिश्तों से वजूद में आया था। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो मुआशरे का जहर आलूद सा हिस्सा था। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो लोगों की बेजा गालियाँ सुनता बड़ा हुआ था। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने जुल्म की हर इंतहा को देखकर खुद को जालिम और मजलूम के दायरों से आज़ाद किया था। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने हर उस जुर्म की सज़ा काटी जो उसने किया ही नहीं। और वो बच्चा वली अहमद था। इसीलिए तो तुम और मैं एक जैसे नहीं हो सकते। मैं हलाल हूँ और वली तुम हराम हो। ऑफिस में यकदम मौत का सा सन्नाटा छा गया। सब कुछ साकित हो गया। हर शय, हर सांस, हर जुम्बिश। वली मुस्कुराकर आगे को हुआ और उसकी स्याह आंखों में अपनी निस्वारी आंखों के कांच गाड़े। लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा नहीं था हाशिम। हाशिम यकटुक उसे देख रहा था। वो सिर्फ वली अहमद नहीं था। हाशिम का वजूद पल भर को बर्फ बन गया, सफ़ेद बर्फ का ढेर। तुम भी मेरे जैसे ही हो हाशिम, क्योंकि तुम भी मेरी तरह नाजायज़ हो। क्या तुमने कभी रूह कब्ज़ की जाने की आवाज़ सुनी है? वो भी इतनी भयानक होती है, इतनी ही दिलखराश, इतनी ही बेरहम। हाशिम बिना पलकें झपकाए उसे देख रहा था। ऐसे लगता था जैसे किसी ने उस पर सफ़ेद पेंट फेर दिया। मुझ पर सारी ज़िंदगी तुमने जुल्म इसलिए किया क्योंकि मैं नाजायज़ था। लेकिन क्या मैं तुम्हें बताऊं हाशिम कि तुम खुद क्या हो? तुम भी एक हरामज़ादे हो।
तुम भी हराम की तस्कीन का नतीजा हो हाशिम, और तुम भी मेरे जैसे हो। वली यकदम उठ खड़ा हुआ, लेकिन हाशिम अपनी जगह से ना हिला। लगता था जैसे सारी दुनिया राख का ढेर बन गई हो। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना आए तो जाकर अपने उस बाप से पूछना। लेकिन एक मिनट। उसके टेबल पर हाथ रखता वो उसके सामने झुका। गुलाबी आंखों से उसका पड़ता सफ़ेद रंग देखा। तुम्हारा बाप तो अपने गुनाहों की सज़ा इसी दुनिया में पाकर लागर हो चुका है। तुम ये सब अपनी नकली माँ से पूछना कि जिसने सारी ज़िंदगी तुम्हें अपना सगा बेटा मानने का दावा किया, और आज इस वक्त इस तारीख में तुम भी जी कर देखो एक नाजायज़ और हराम औलाद की हैसियत से, और अंदाज़ा करो कि वली ने हर गुज़रते दिन किस अजियत को काटा है। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। वो सीधा हुआ और माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया। उस पर एक पुकारती हुई निगाह डाली और बाहर निकल गया। उसे पता था कि उसने हाशिम हुसैन को आज ज़िंदगी का सबसे बड़ा अजाब दिया था, एक ऐसा अजाब जिससे वो खुद को कभी आज़ाद नहीं कर पाएगा। उसने उसकी ज़ात को राख का ढेर बना दिया था। हाँ, उसने हाशिम हुसैन को आज तबाह कर दिया था। बाहर निकलते हुए बजता फ़ोन उसने निगाहों के सामने किया, फिर कॉल रिसीव करता चलते हुए फ़ोन कान से लगाया। करतारपुर वाले कब तक आएंगे मोहसिन? बस आज शाम तक वली सर। गुड, उसने बेतासुर सा कहा और फिर पलट कर एक निगाह उसके डेरे पर डाली। आज से तुम्हारा बाप हमारी ज़िंदगियों में हमेशा हमेशा के लिए बंद। हाशिम, उसने तेज़ी से कदम आगे बढ़ाए और उसके स्याही में डूबे डेरे को पीछे छोड़ता गया। वापसी पर उसकी कार का रुख कब्रिस्तान की तरफ था, उसी कब्रिस्तान की जानिब जिसमें उसने अपने हाथों से करम को दफनाया था। एक पल को उसने गहरा सांस लिया, फिर मगरिब की गहरी होती स्याही में डूबे कब्रिस्तान को देखा। अगले लम्हे वो अब बेशतर कब्रों के पास से गुजरता करम की ताज़ा कब्र के सामने मौजूद था। कब्रिस्तान में आज मुर्दों के रोने की आवाज़ें मफकूद थीं। शाम की स्याही में डूबा कब्रिस्तान उसे आज बेहद पुरसकून लगा था। वो चंद पल खाली खाली नज़रों से उसकी ताज़ा कब्र पर मुरझाए फूलों को देखेगा, फिर आहिस्ता से घुटनों के बल उसकी कब्र के सामने बैठा। दूर से देखने पर बस यही दिखाई देता था कि एक ऊंचा सा लड़का सर झुकाए किसी कब्र पर बैठा है। रोशन, पुरसकून और आरामदेह कब्र